वेलकम टू अभिति क्लासेस। हर दिन की तरह आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के टॉप 25 क्वेश्चन। टॉप 25 में आज हम देखेंगे शारीरिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण। शारीरिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण बिल्कुल जोश और बिल्कुल उत्साह के साथ, आपके अंदर एक आत्मविश्वास के साथ हमें आज ये टॉप 25 देखना है, क्योंकि बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण असफल होते हैं। तो हमें असफल नहीं होना है, ठीक है, असफल नहीं होना है। अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि हम जो भी पढ़ेंगे बिल्कुल हम अच्छे से पढ़ेंगे और बिना भूले पढ़ेंगे। मन तन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे अपनी इस पढ़ाई के लिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, बल तथा गति सक्षमता का सम्मिलन कहलाता है। यानी कि जब भी स्ट्रेंथ और स्पीड, है ना, बल और स्पीड को अगर साथ में मिला दिया जाए तो भाई कुछ अगर दो तगड़े को साथ में मिला दिया जाए तो वहाँ पर विस्फोट होना ही होना है। तो वहाँ पर बनेगा भाई आपका क्या, विस्फोटक बल, है ना। क्या होगा, विस्फोटक शक्ति कहलाती है। जब बल और गति का सम्मेलन होता है तो क्या कहलाती है, विस्फोटक बल कहलाती है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो भाई हम किस प्रक्रिया के द्वारा इसको जो है मापते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, वर्टिकल जंप, है ना। जब जेसीआर मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जो वर्टिकल जंप है ना, यानी कि खड़ी सीधी कूद, है ना, खड़ी सीधी कूद जो है यह क्या है, विस्फोटक शक्ति मापने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका मापन किया जाता है वर्टिकल जंप के माध्यम से, है ना। वर्टिकल जंप के माध्यम से विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। याद हो गया। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि मांसपेशी के विकास के लिए क्या जरूरी है। मांसपेशी के विकास के लिए भाई उसमें क्या होगा, देखिए जब तक जो है आप लगातार, है ना, निरंतर जो है अभ्यास नहीं करेंगे, है ना, क्या भाई अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होती है। जब भी जो है मांसपेशी के विकास के लिए क्या चाहिए, तो वहां पर हमें मांसपेशी के विकास के लिए अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है। क्या होती है, अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होती है, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर है कि एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कहा जाता है। तो भाई उस विधि को हम किस नाम से, भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा रिकॉर्ड, कौन सी गतिविधि, तो इलेक्ट्रिकल। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, इलेक्ट्रो, क्या आ गया, इलेक्ट्रो। अब मांसपेशी है तो कहने का तात्पर्य मायो, ठीक है। अब रिकॉर्ड करना है तो ग्राफी हो गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई जब भी इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की जो विधि होती है उसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। ये तीनों को आप कंबाइन करके तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, तो वहां पर मिलेगा इलेक्ट्रो गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि है। जो इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की विधि है उसी को हम क्या जानते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता होगा, है ना। खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन कौन सा है, देखिए जो आपका जो है क्रिया की मितव्ययता, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या, क्रिया की मितव्ययता, भाई मितव्ययता होनी ही नहीं चाहिए, है ना। प्रशिक्षण में मितव्ययता होनी ही नहीं चाहिए। जबकि यहाँ पर भार में बढ़ोतरी, है ना, भार में बढ़ोतरी, उसके बाद प्रशिक्षण की बारंबारता, निरंतरता, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं आपके प्रशिक्षण के सिद्धांत। क्या हैं, यह सभी जो है प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही आप देखिएगा कि क्रिया की मितव्ययता लिखी हुई है वो भी किसमें, प्रशिक्षण में, तो आप बिल्कुल उसको तुरंत वहाँ पर आप जो है उसको गलत कर दीजिए कि भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा में
समय सारणी को प्रभावित करने वाला कारक। भाई समय सारणी को, आपके टाइम टेबल को अगर कोई प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, तो वह क्या हो सकता है? तो देखो भाई, वहां पर विद्यार्थियों की संख्या भाई घट रही है कि बढ़ रही है? ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या जो है क्या हो रहा है भाई, वहां पर जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उपकरण की उपलब्धता, यानी कि है आपके पास 100 विद्यार्थी और आपकी जो उपकरण है वो सिर्फ 20 विद्यार्थियों के लिए है, तो वहां पर समय सारणी वहां पर इफेक्टेड हो जाएगी। और वातावरण कैसा है वहां का, है ना, जो वातावरण है वो भी प्रभाव डालेगा किस पर भाई, शारीरिक शिक्षा की समय सारणी पर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये सभी क्या हैं, ये सभी है ना समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, यहां पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए, पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाले मुख्य उपागमन हैं। तो जो ख्याति प्रदान करने वाले किसमें, तो जो पाठशाला में। देखिए भाई, पाठशाला में होता क्या है, अगर वहां पर जो है शारीरिक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण अंग है, क्या भाई, शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है, शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग किसको मानते हो आप, शारीरिक शिक्षा को। उसमें होता क्या है भाई, छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करने के लिए और उसके साथ साथ मनोरंजनात्मक रुचियों और कौशलों को बढ़ावा देने के लिए इसका, है ना भाई, शारीरिक शिक्षा का वहां पर उपयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि भाई सबसे बड़ा उपागम तो यही है आपका अंतः पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं। ठीक है, यहां पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए आइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि खेल प्रदर्शन परिणाम है। तो जो खेल प्रदर्शन है वह किसका परिणाम है, तो वहां पर जो आपका कौशल है, क्या कौशल है, जो कौशल का परिणाम है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब एक कुशल प्रशिक्षण होगा, जो एक प्रशिक्षक है, एक ट्रेनर है, एक जब कुशल होगा तो वह जो है एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध जो है क्या होता है, त्रुटि के ढूंढने से, भाई गलती कहाँ पर कर रहे हो और उसमें सुधार करता है। वो क्या करता है, सुधार करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है, क्या जब एक खिलाड़ी होता है तो वह अपना बेहतरीन प्रदर्शन करता है खेल में, है ना। वह अपना बेहतरीन प्रदर्शन कब करेगा, तो जब भी कुशल प्रशिक्षण के द्वारा जो है ना, वह जो है क्या हो, प्रशिक्षित हो। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, उसे कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या भाई, एजिलिटी टेस्ट हो रहा है, क्या चपलता की जांच हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, तो भाई जब भी पार करना होता है तो कहा जा सकता है कि उसे चपलता जांच कहते हैं। क्या, चपलता जांच कहते हैं जब भी जो है बाधाओं को पार करना होता है दौड़ते हुए। ठीक है, तो यह हो गया भाई चपलता जांच। ठीक है, एजिलिटी टेस्ट हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर है आपका कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसी एक खुला कौशल, देखिए भाई खुला कौशल का तात्पर्य है कि बिल्कुल ओपन रूप में किया जाए, है ना, यानी कि यह अखाड़े में बॉलिंग बिल्कुल नहीं है ना, व्यायामशाला में भी नहीं है खुला, और जबकि तीरंदाजी भी नहीं खुला है। जबकि जो जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल की जो सवारी है ना, यह बिल्कुल क्या है, यह है आपका खुला प्रशिक्षण, है ना। यह खुला कौशल माना जाता है कि जंगल में पहाड़ी मोटरसाइकिल जो सवारी है ना, तो इसको जो है आप खुला कौशल के रूप में मानते हैं। ठीक है, यह है ओपन स्किल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि। शारीरिक शिक्षा के अगर कौशल को सीखना है तो जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है ना, तो वहां पर आपको क्या दिखाना होगा, किस तरीके से, तो जब भी आप वहां पर आप बच्चों के सामने क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, है ना। वहां पर जो अध्यापक होता है वह छात्रों के सम्मुख क्या करता है, प्रयोग का प्रदर्शन करता है ना, प्रदर्शन करता है, प्रयोग का प्रदर्शन करता है। अब उसके छात्रों पर, है ना, जिससे क्या होता है भाई, छात्रों के लिए स्थूल पदार्थों को ना समझना, जो नहीं समझ पाते थे वो भी समझने लगे और उसको याद करने लगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य पर जो सीखने की सर्वोत्तम विधि है वो प्रदर्शन विधि है, वहां पर आप प्रयोग का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए कि प्रशिक्षण है ना पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। जो एक पर्यवेक्षण करता है, सुपरवाइजर जो होता है, तो उसका प्राथमिक ध्यान किस प्रकार से होना चाहिए? तो भाई देखो, उसमें यह होना चाहिए कि वह जो है सीखने की स्थिति पर निर्भर करे, है ना, सीखने की स्थिति पर उसका हमेशा ध्यान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो नवीनतम शिक्षण प्रविधियों, प्रक्रियाओं एवं सहायक साधनों से अवगत कराकर, जो नवीन वो हैं, ठीक है, प्रक्रिया है, उसकी शिक्षण विधि है, उससे अवगत कराकर उसको व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करवा सकते हैं। कौन? जो पर्यवेक्षण होते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा सीखने की स्थिति पर निर्भर होती है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखो कि विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है? विशेष शिक्षण विधि, तो भाई शिक्षण विधि जो है विशेष हो तो वह किस पर निर्भर करती है? तो भाई वो उस समय आपके अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करती है। किस पर? अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करती है। तो किस प्रकार से? अगर जो है एक जो अध्यापक जो कुशल होगा, है ना, तो वह अगर कुशल होगा तो जो भी पिछड़े हुए बालक हैं, यानी कि जो बहुत कमज़ोर बालक हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में रखता है जिनमें वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना, जिनमें वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। उसके साथ साथ उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है ना, ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और अगर कठिन, है ना, हार्ड लेवल का भी अगर भाई उनका जो सिचुएशन होगा, परिस्थितियाँ होंगी, तो उसमें भी वह जो पिछड़ेपन का शिकार हुआ था, तो वह जो है उसको दूर होकर वह भाई कठिन परिस्थितियों में भी लड़ाई करके वह सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे रूप में, है ना, पिछड़ेपन के सुधार में अध्यापक की योग्यता और व्यवहार का विशेष महत्व है। क्या? अध्यापक की कुशलता पर, ठीक है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखो कि अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें एक जटिल कौशल के एक से अधिक भागों का अलग से अभ्यास कराया जाता है, यानी कि भाई उसको क्या किया जा रहा है? फ्रैक्शनाइजेशन किया जा रहा है ना, फ्रैक्शनाइजेशन किया जा रहा है। फ्रैक्शन मतलब भाई पार्ट पार्ट में बांटा जा रहा है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? जब भी अंश अभ्यास का एक प्रकार जिसमें जटिल कौशल का एक या फिर एक से अधिक भागों से अलग से अभ्यास किया जाए, तो वहाँ पर फ्रैक्शनाइजेशन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनाइजेशन होता है, ठीक है। ये हुआ आपका क्लियर। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। आप भी प्रश्न को पढ़ते रहो, हम भी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आप एक ही बार में दिमाग में बिल्कुल बैठा लो अपने, ठीक है। लगातार आप पूरे प्रश्नों को देखिए करिए भाई, वीडियो को तो पूरा देखिए। 20 मिनट का समय देते रहेंगे हर दिन, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है, तो संबंध किससे रखता है? तो देखिए भाई, जो शारीरिक कौशल है ना, वो कॉग्निटिव सीखने से भी है, संज्ञानात्मक सीखने से भी है, प्रभाव के सीखने से भी है और मोटर के नियम से सीखने से भी है। तो कहने का तात्पर्य ये सभी, है ना, ये सभी जो नियम हैं, इन सभी से जो है सीखना संबंध रखता है ना। जो कौशल का सीखना जो है, शारीरिक कौशल का जो सीखना संबंध रखता है किससे? इन सभी से प्रभाव पड़ता है, इन सभी से संबंध होता है किसका? सीखने का। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि पता लगाएं कौन सा सीखने का नियम नहीं है। भाई मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि थॉर्नडाइक के द्वारा 3 सीखने के नियम दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सीखने का नियम है और कौन सा सीखने का नियम नहीं है, उसको हमें क्या करना है? अलग करना है। देखिए भाई, तैयारी का नियम तो बिल्कुल यहाँ पर क्या सही है ना। तैयारी का नियम हो गया, तत्परता का नियम हो गया, प्रभाव का नियम हो गया, है ना भाई। तत्परता का नियम हो गया, प्रभाव का नियम हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी सही हैं, जबकि वहाँ पर प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा। किसका? प्रतिक्रिया का नियम नहीं होगा। यह बिल्कुल यहाँ पर क्या है? यह बिल्कुल गलत है। इफेक्ट है, रेडीनेस है, एक्सरसाइज है, यह सभी सही हैं, जबकि प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास इस दिशा में होना चाहिए ताकि लोगों को निम्नलिखित में सहायता मिल सके। तो भाई स्वास्थ्य शिक्षा में हमारे प्रयास किस दिशा में होने चाहिए? तो जो हमारे प्रयास होने चाहिए ना, वह इस प्रकार से होने चाहिए कि
क्या हो सके, निर्णय करना और विकल्प का चयन करना, है ना। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है कि निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई लोगों को निर्णय लेने तथा विकल्प के चयन करने में क्या मिल सके, सहायता मिल सके, है ना। इन दोनों में सहायता मिल सके तो स्वास्थ्य शिक्षा हमारे प्रयास इस दिशा में होने चाहिए। ठीक है, इस दिशा में निर्णय और विकल्प का चयन करने में सहायता मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य, जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है ना अध्यापक शिक्षा के संबंध में, तो वह जो है इसके पहले से ही लगभग निर्धारित रहा है। क्या? इसके पहले से ही जो है इसका जो लक्ष्य है शारीरिक शिक्षा का, इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित रहा हुआ है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा के संबंध में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? इसके आरंभ से ही लगभग निर्धारित रहा है। यह ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। और अगला प्रश्न यही है आपका क्या, कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भाई मुख्य लक्ष्य क्या होता है शारीरिक शिक्षा का? जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है ना वह है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, है ना। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना जो है उसका क्या है, लक्ष्य है ना, टारगेट है उसका। और इसमें क्या है, इसमें है 4 क्षेत्र। कितने 4 क्षेत्र हैं आपके? इसमें 4 क्षेत्र हैं। अब वह कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्र हैं आपके। स्वास्थ्य, क्या स्वास्थ्य हो गया, चरित्र होगा, फिर नागरिकता हुई और मनोरंजन। ठीक है, ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं किसके, विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाई अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पर देखते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है वह है। भाई देखो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है जब भी जो है लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन चरणों से गुजरेंगे उसी को आप उद्देश्य कहते हैं। क्या? उद्देश्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य भाई आप कुछ भी एक एम लेके चलेंगे आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी कि आपका कोई उद्देश्य तो होगा जरूर ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई कोई भी बिना उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए किसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सभी नियोजन और रणनीतिक गतिविधियों को रेखांकित करते हैं उद्देश्य वही बुनियादी उपकरण है। क्या है? बुनियादी उपकरण है जो सभी नियोजन और रणनीतिक गतिविधियों को रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल उद्देश्य बिल्कुल यहाँ पर यही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा आधारित होते हैं। जो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत है ना वह किस पर ज्यादा आधारित है? किस पर आधारित है? तो भाई देखो वह आधारित है प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर। प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पर किस हिसाब से? तो भाई देखो जो शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत है ना वो वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। किस पर? वैज्ञानिक मापदंड पर, है ना, उसके आधार पर विकसित किए जाते हैं जिससे कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास जो है साथ साथ हो सके, है ना। किस पे? भाई यहाँ पर उनका जो शारीरिक विकास है ना, शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है साथ साथ हो सके। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए। तो शारीरिक शिक्षक, एक भाई आप मान लो कि आप एक शारीरिक शिक्षक हो तो आपके अंदर कैसा गुण होना जरूरी होता है? भाई वहाँ पर निपुण कुशलता होनी चाहिए। क्या? आप बिल्कुल कुशल हो, किसी स्किल में बिल्कुल वेल डेवलप्ड हो, है ना। व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनालिटी है ना, आपका जो व्यक्तित्व है उत्तम होना चाहिए, है ना, बिल्कुल उत्तम होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपका नेतृत्व का गुण है ना, आपके अंदर लीडरशिप जो है ना बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, संपन्न होने चाहिए। आप नेतृत्व से बिल्कुल संपन्न हो। तो कहने का तात्पर्य भाई जिससे वह सीखने वाले व्यक्ति यानी कि जो अधिगम करता है उसका सर्वांगीण विकास कर सके, है ना। क्या कर सके? सर्वांगीण विकास कर सके, चहुमुखी विकास कर सके। तो भाई आपका जो है यहाँ पर ये सभी जो है क्या है, ये सभी यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आदेश का संबंध है। आदेश का संबंध, आदेश का तात्पर्य क्या है भाई? कमांड करना। क्या? कमांड करना। शारीरिक शिक्षा में जब आदेश पूछा जाए तो आदेश का तात्पर्य होता है कमांड करना। कमांड करना मतलब होता है कि भाई किसी को आदेश देना, है ना, कि कब क्या कैसे कहाँ क्या करना है। जो भी आप कुछ भी आप कमांड करोगे, आदेश करोगे, तो वह सभी करना होता है किसके द्वारा? आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, आपके जो छात्र होते हैं, जहाँ पर आप, है ना, जो आपके शिष्य होंगे, जब भी आप आदेश करेंगे, आप कमांड करेंगे। आदेश मतलब क्या? कमांड करेंगे कि भाई कब क्या कैसे करना है, तो वह जो है कमांड के विधि द्वारा होता है। आदेश विधि या फिर कमांड विधि जिसको आप कहते हो। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ। आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा शोधकर्ता के अनुसंधान के असाधारण बौद्धिक कौशल को दर्शाता है? असाधारण बौद्धिक कौशल। असाधारण बौद्धिक कौशल का तात्पर्य है क्या? कि भाई जो व्यक्तिगत अवलोकन, है ना, व्यक्तिगत अवलोकन और जो जिज्ञासा है, व्यक्तिगत अवलोकन और जो जिज्ञासा है उसके कारण जो है ना, जिज्ञासा क्या है कि शोधकर्ता के अनुसंधान के असाधारण बौद्धिक कौशल को दर्शाता है। और इसमें क्या होते हैं भाई? वह जो है एक शोधकर्ता के चिंतन की एक सुव्यवस्थित और परिष्कृत विधि होती है अनुसंधान, है ना। क्या होती है भाई? सुव्यवस्थित होती है, परिष्कृत विधि होती है और इसके अंतर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विशिष्ट उपकरणों और प्रक्रियाओं का प्रयोग निहित होता है। तो यह जो है आपका व्यक्तिगत अवलोकन और जिज्ञासा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है, क्या है कि कौन सा बिंदु शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में सहयोगी है? देखिए, जब भी पूछा जाए तो एकेडमिक विषय, है ना, यानी कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? जो आपका वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या है? जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, वो सभी आपके शारीरिक शिक्षा को एकेडमिक विषय बनाने में क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। और आज का वीडियो, है ना, कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपका ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अंत तक देख रहे हैं तो आप थॉर्नडाइक के तीनों नियमों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थॉर्नडाइक के तीनों नियम जो है, कौन कौन से नियम हैं, सीखने के नियम या फिर, है ना, सीखने के नियम को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से भाई आज का जो वीडियो होता है यहीं पर होता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।